सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे आरएसी। तो आरएसी एक्चुअल में है क्या? आरएसी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के एक सब ब्रांच है। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स और जो भी लॉज हमने यहाँ पे पढ़े हुए थे पिछले सेमेस्टर में, इसमें उसी का क्या है इम्प्लीमेंटेशन है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए हमारी डेली लाइफ में, तो वो हम आरएसी में पढ़ेंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेशन और कंडीशनिंग में किस तरह से जो है उसका एप्लीकेशन यूज़ करा जाता है। तो हाँ, सबसे पहले हम गॉन थ्रू होते हैं हमारे सिलेबस के थ्रू, क्या क्या सिलेबस हमारा जो है इस बार क्या क्या पढ़ना है इस सेमेस्टर में आपको। तो एक्चुअली आपका जो ये सेमेस्टर है, ठीक है, ये आरएसी का सॉरी जो सेमेस्टर है आपका, उसमें जो आरएसी आपको पढ़नी है वो उसमें ना दो चीज़ें हैं मेजर। सिलेबस के अंदर दो मेन चीज़ें हैं। पहला क्या है, एक रेफ्रिजरेशन है और दूसरा है आपका एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन के अंदर हमको क्या पढ़ना है, हमको ये आपके कुछ मेजर टॉपिक है, इसको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले वाला है हमारा, ये है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक, इसमें जो रेफ्रिजरेशन है क्या, रेफ्रिजरेशन की जो है ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्या रेफ्रिजरेशन काम कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके बारे में। फिर हमें पढ़ना है जो है वेपर कंप्रेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ना है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ना है और रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, एक्चुअल में ये जो तीन है ना, ये सब टाइप हैं कि उसके रेफ्रिजरेशन के अलग अलग टाइप्स हैं। एक वेपर कंप्रेशन हो गया, दूसरा हो गया एयर रेफ्रिजरेशन, मतलब एयर के द्वारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे पैदा करा जाए, वो हो गया। तीसरा हो गया फिर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, फिर पढ़ना है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या है, एक्चुअल में जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये गैस है, फ्रिज के अंदर जो कहते हैं ना कि ये गैस है, टेक्निकली उसको रेफ्रिजरेंट बोला जाता है ना। तो अब कोई भी अगर आपसे कहे कि भाई उस फ्रिज के अंदर क्या है, तो आप लोग थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज़ करिएगा, आप रेफ्रिजरेंट बोलोगे उसको। ठीक है, गैस तो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। और रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट्स, हाँ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है उसको करने के लिए, पैदा करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स की हमको ज़रूरत होती है, तो वो इक्विपमेंट्स के बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो भी आपके सिलेबस में है। और ये हो गया इतना। हाँ, तो ये सारा कुछ हमको कवर करना है रेफ्रिजरेशन के अंदर। उसमें जो सबसे मेजर टॉपिक है, ये दो चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर पहला फंडामेंटल और वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरी के दौरान। ऐसा नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ छोड़ के जाएंगे, मगर ये दो टॉपिक है ना, इनको बहुत ही अच्छे से करना है, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना वो इन्हीं दोनों टॉपिक से आते हैं आपके, इस वाले से और इस वाले से, सॉरी यहाँ से, और जो है इस वाले से और इस वाले से। ठीक, ये दोनों चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर जो है क्वेश्चन अगर कहीं पूछे जाते हैं तो इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं। पढ़ना तो सारा कुछ है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है कुछ कम है, बस क्या है कि ये दोनों अगर बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आगे के टॉपिक थोड़ा इजीली समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है, इसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा उसमें आएगा रेफ्रिजरेंट के बाद फिर आएगा रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। ये और ये दोनों क्या है ना, थोड़ा सा कम पूछा जाता है उसमें। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो सबसे कम पूछा, अगर आएगी तो ज़्यादा बेहतर मान के चलिए कि बेसिक थ्योरी आएगी उसमें, और न्यूमेरिकल्स तो मान के चलिए नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये दोनों बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, इसके अलावा जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एयर कंडीशनिंग के अंदर वी हैव टू कवर द साइक्रोमेट्री एंड द अप्लाइड साइक्रोमेट्री, हीट लोड एस्टिमेशन, ये पढ़ना है। साइक्रोमेट्री एक्चुअली में क्या है, तो बेसिक ये जो साइक्रोमेट्री है ना, ये इसी के ऊपर हमारा पूरा रेफ्रिजरेशन काम करता है। रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है वो पूरा सॉरी एयर कंडीशनर जो है हमारा वो साइक्रोमेट्री के ऊपर काम करता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, और कहते हैं कि डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, एयर का फ्लो कैसा होना चाहिए,
DBT, WBT, ये सारा कुछ यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के याद करना है। फिर अप्लाइड साइकोमेट्री, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, एंड हीट लोड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना हीट की ज़रूरत होती है किसी भी रूम को हमको अगर मेंटेन करके रखना, उसका टेम्परेचर बना के रखना है, तो उसमें कितनी हीट हमको बचा के रखनी है, वी ऑल हैव टू बी डिस्कस अबाउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फिर आता है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके अंदर हमें पढ़ना है कि अब पहले से लेके अभी तक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों की क्या क्या डेवलपमेंट हुई है ना। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में भी हमेशा अपडेट आता रहता है, ये तो पता ही है आपको, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब बहुत छोटे छोटे रहे होंगे तो आपको बेसिक एक फ़ोन मिलता होगा, नाउ यू हैव अ टच स्क्रीन, और उसके बाद उसमें भी अलग अलग एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे पहले बहुत क्या होता था भाई कि आइसक्रीम सैंडविच, जहाँ तक मुझे पता है आइसक्रीम सैंडविच था, पर अभी तो 7वां 8वां वर्जन आ चुका, शायद 10वां, या जो एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है क्या है, बट उसमें क्या है ना कि आपको लगातार अपडेट्स आते रहते हैं। सो यहाँ पर भी जो है एयर कंडीशनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं, तो क्या क्या नए इम्प्लीमेंटेशन हो चुके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट के बारे में, सॉरी रेफ्रिजरेशन के बारे में सबसे पहले पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर नंबर 1, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज द व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन, एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन क्या है। सो द बेसिक डेफिनेशन इज हियर दैट द रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस टू मेंटेन अ स्पेस और अ सबस्टेंस और अ सिस्टम लोअर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या कि जो रेफ्रिजरेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेस को या किसी भी सबस्टेंस को, कोई भी चीज़ है या सिस्टम को, इसको क्या करते हैं हम एम्बिएंट से लो टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब स्पेस की बात आ गई, स्पेस का मतलब क्या, कोई जगह। जैसे रेफ्रिजरेशन के अंदर या फ्रिज होता है ना, फ्रिज के अंदर क्या होता है कि स्पेस ही है, तो उसको क्या करता है हमको थोड़ा बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर से उसको लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना है। सबस्टेंस का मतलब जो फ्रिज के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, वो सबस्टेंस पदार्थ, मैटर जिसको बोलते हैं, तो उन चीज़ों को हमको थोड़ा सा लो टेम्परेचर में मेंटेन करना है। या कोई सिस्टम है, कोई मशीनरी है ना, जैसे कंप्यूटर हो गया। ये क्या है कि पहले ज़माने में जो कंप्यूटर आते थे उनमें जो है हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये थोड़ा स्ट्रिक्टली लो टेम्परेचर पे वर्क करना, ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर इनको वर्क करना होगा तो इसके अंदर ये थोड़ा हीट हो जाते हैं, तो ये अच्छे से काम नहीं करेंगे। So that's why we have to maintain it the very low temperature than the ambient temperature, ठीक है। एंड तो ये बेसिक एक तरह से रेफ्रिजरेशन कह सकते हो कि ये रेफ्रिजरेशन का मेन काम है, ठीक है। किसी स्पेस को, सबस्टेंस को या सिस्टम को क्या करना हमको, उसको थोड़ा सा लो टेम्परेचर के अंदर मेंटेन करके रखना होता है। फिर दूसरे शब्दों में क्या है, तो द कूलिंग प्रोड्यूस बाय द मशीन इफेक्ट, और वी कैन से दैट इट इज आर्टिफिशियल कूलिंग, या मशीन के द्वारा अगर हम कूलिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई अपने आप तो कूलिंग होगा नहीं, वी हैव टू मेक द एफर्ट टू मेक एनीथिंग या स्पेस टू कूल। सो दैट्स इज व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड अ मशीन, वी हैव टू मेक अ मशीन दैट्स कैन एबल टू प्रोड्यूस दिस टाइप्स ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो ये इफेक्ट पैदा कर सके। एक्चुअल में मशीन करती ज़रूर है पर उसमें दिमाग इंसान का लगता है ना। तो ये सारा कुछ करना होगा हमको, ये बेसिक डेफिनेशन आ गई, ठीक है। इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ द रेफ्रिजरेशन, यू कैन इजीली राइट दिस 2 लाइन्स, सो एनी ऑफ द 2 लाइन। मेन तो आपका ये हो गया, इसको आपको लिखना है, ठीक है, और उसके बाद ये भी एडिशनल आपको लिख दोगे तो आपको थोड़े अच्छे मार्क मिलेंगे। ज़्यादातर ये इतना शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। फिर बात आती है व्हाई रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड, एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो ये कुछ मेजर बुलेट पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे हैं, एंड आपको इसको देखना है। सबसे पहले क्या है, टू मेंटेन अ ग्रॉस स्टॉक इन द ग्रॉसरी स्टोर। जैसे किराने की दुकान होती है ना, तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक स्टॉक मेंटेन करके रखना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे दही है, दूध है, या आपका कोला है, या कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत लंबे समय तक नहीं बच सकती, तो उनको क्या करते हैं, उनका एक स्टॉक अगर मेंटेन करके रखना है
तो क्या करना होगा हमको, थोड़ा जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उनको क्या है थोड़ा लो टेम्परेचर पे रखना होगा। अगर लो टेम्परेचर पे रख दिए तो उसके अंदर क्या है वो जल्दी चीज़ें वो ख़राब नहीं होंगी। दूसरा क्या, टू प्रिवेंट और स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ। देखो कोई भी चीज़ बनती है ना तो उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस थोड़े रहते ज़रूर हैं, भले ही थोड़ी मात्रा में हो, ज़्यादा नहीं हो, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेंगे। 100% उनको एलिमिनेट नहीं करा जा सकता है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन टच में आते हैं इंसान के अंदर, और इंसान के हाथों पे भी बैक्टीरियाज होते हैं या बाहर में एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो थोड़ी ऐसा नहीं है एकदम ख़त्म नहीं होते, थोड़े बहुत रहते हैं। बट अगर कम मात्रा में है, ठीक है, कम है अगर वो, तो दिक्कत नहीं है ना। इंसान की जो इम्यूनिटी है वो उनसे फाइट कर सकती है ईजिली, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर उनका उनकी जो अमाउंट है ना, वो अगर ज़्यादा हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन को इफेक्ट करने लगता है, उसको जो है इफेक्ट करने लगता है हमारी हेल्थ को। तो हमको क्या करना है कि जो भी हमारा सबस्टेंस है, मैटर, जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, है ना, ग्रॉसरी स्टोर की बात कर लो, अगर मान लो दूध दही है, ये क्या है, तो इसके अंदर क्या है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ बहुत मतलब स्लो रेट से हो। आप यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ बना रखा है, ये वाला, ये ग्राफ बना रखा है जो है, यहाँ पे देख लीजिए वाला, ये क्या है, ये ग्राफ बताता है टेम्परेचर के हिसाब से बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है। देखो ये क्या है, सबसे पहले है ये है T1 टेम्परेचर, ठीक है, ये है T2 टेम्परेचर, ये T3 T4। T1 सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, उससे कम है T2, फिर T3 T4। मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, और इन बैक्टीरिया का क्या है, और ये समय, इसके बीच में ग्राफ देना। तो T1 यानी जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे, उस पर देखोगे समय के साथ क्या ना बैक्टीरिया की ग्रोथ ना बहुत तेज़ी से होती है। यहाँ पे वो कहता है ना दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया ना कुछ घंटों के अंदर ही चौगुने 5 गुने हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बैक्टीरिया का अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई, इनको जो ह्यूमिडिटी मिल गई और वो टेम्परेचर मिल गया जिस पे ये कहते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन हो सके, तो ये ना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, ठीक। और उसके बाद अगर थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दिया, तो अभी देख रहे हो तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट ना उतनी तेज़ नहीं रही है, थोड़ा सा कम हो गई इस वाले टेम्परेचर के हिसाब से। यहाँ पे देखिएगा T3 पे, T3 T2 से भी कम है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट और कम हो गई, ठीक है, यानी उतने ही बैक्टीरिया पहुँचने में यहाँ अगर ये वाला टाइम लगता है, ठीक है, इधर से इतना ही टाइम लगता है, तो इतनी ही बैक्टीरिया ग्रोथ होने में T2 को इतना टाइम लगता है, T3 को और ज़्यादा लग रहा है ना, और T4 पे और भी कम, और फिर जैसे जैसे करके टेम्परेचर कम होता जाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट क्या होती है, अब यहाँ पे देखो आप, धीरे धीरे करके क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो यही काम होता है मेनली रेफ्रिजरेशन का, ठीक। रेफ्रिजरेशन क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम करते रहते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट कम होती जाती है, और जो हमारा फूड है, जो भी कोई चीज़ रखी हुई है ना सबस्टेंस, वो क्या है, वो लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, यानी लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं, ठीक। ये जो समझ में आई क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है समझ में आएगी। फिर क्या है, इसके अलावा क्या है, टू अवॉइड द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, किन किन चीज़ों में, मेडिसिन्स या सीरम्स या ड्रग्स वगैरह, है ना। तो दवाइयाँ जो होती हैं एक्चुअल में वो क्या होती है, वो केमिकल से ही तो बनी होती है, किसी न किसी केमिकल से, है ना। तो केमिकल में जैसे क्या होता है ना, टेम्परेचर का बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनर्जी अगर उसको मिल गई, टेम्परेचर के थ्रू उसको एनर्जी मिल गई, तो क्या होता है उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब एक दवा है, वो दवा एक्चुअल में क्या है कि कम टेम्परेचर पे अगर उसको रखा हुआ है तो उसमें केमिकल रिएक्शन उतना अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे रखा गया तो क्या है कि उसको एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है कि उसका केमिकल रिएक्शन अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गया तो उसका मतलब जो दवा एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए बनाई गई थी वो उस चीज़ के लिए नहीं रह पाती, ठीक है, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता, ठीक है। वो हाँ, टेम्परेचर मिल गया तो वो क्या हो गया, जो है उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, नहीं कुछ का कुछ हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर ना मिलता है जिसकी वजह से दवा के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो सके, फिर क्या करना होगा, इसलिए हमारे पास थोड़ा लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना।
आप कभी भी केमिस्ट की दुकान पे जाए और वहाँ से कोई भी दवा खरीदते हैं तो उसके रैपर पे आप अगर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो एक चीज़ सब में लिखी होती है, कॉमन होती है कि प्लीज़ कीप इट कूल एंड ड्राई प्लेस। कहने का मतलब इसको आप सूखे और ठंडी जगह पर रखिए। चाहे आप कोई भी दवा लेके आए उसमें लिखा ज़रूर रहता है, इसके रैपर पे ज़रूर लिखा होगा, आप लोग ध्यान करके देखिएगा। ऐसा क्यों लिखा होता है? एक्चुअल में ऐसा इसलिए लिखा होता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन ना चेंज हो, है ना। किसी भी दवा को आपने ये देखा होगा कि वो धूप में रखी जाती है, दवाइयाँ कोई भी दवा वो धूप में नहीं रखी जाती। क्यों? क्योंकि धूप में रखने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद से क्या होगा कि उसमें हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें पॉसिबल है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, और अगर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो दैट्स वाई the drug that is made for which it is not going to work for that। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो जिस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम इसको कभी भी, है ना, कि धूप के अंदर नहीं रखते, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और होती है मेडिसिन या सीरम। सीरम का मतलब क्या? जो आपको ब्लड सैंपल लिया जाता है ना, तो उसमें से जो बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए कई बार आपको देखिए पैथोलॉजी में जाइए आप वहाँ पे, तो वहाँ से क्या होता है कि आपका ब्लड सैंपल है, और ब्लड सैंपल के अंदर जो सीरम होता है ना, उसको क्या करेंगे, आपके सैंपल निकालेंगे, सैंपल निकालने के बाद उसको वाल में रख के उसको ठंडी जगह पर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके आप मान लीजिए जो सैंपल के अंदर जो भी आपके बैक्टीरिया हैं, है ना, वो जिंदा रहें और अच्छे से टेस्ट में उनका रिजल्ट आ सके। मान लिया कि वायल लिया आपको, है ना, आपका सैंपल लिया, वायल में रखा और उसको क्या किया, ज़्यादा टेम्परेचर पर रख दिया। और ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर रख दिया तो क्या होगा कि बैक्टीरिया हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो कंफर्ट से आराम से थे, उसके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है एक्चुअल में बाहर से, तो वहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बाहर निकाल लिया उसको शरीर से, है ना, उस सैंपल को बाहर निकाल लिया गया, उसको उठा के किसी गर्म जगह पर रख दिया, तो वो बैक्टीरिया क्या होंगे, वो बैक्टीरिया जो है ज़्यादा टेम्परेचर पा के मर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब वो टेस्ट के लिए जाएगा, लैब टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे उसका लैब टेस्ट निगेटिव आ जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में तो उस पेशेंट को वो दिक्कत है ना। तो क्या करना आता है हमको, उस सीरम को, उस सैंपल को क्या है, हमें बचा के रखना है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो सैंपल एज इट इज़ बना रहे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आए, तो रिजल्ट हमारा जिससे क्या है, उसकी जो रिपोर्ट आए वो सही है। इसलिए करता हूँ सीरम को हमको जो है लो टेम्परेचर पर रखना। आप किसी भी पैथोलॉजी पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको काम मिलेगी, सबके पास एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ज़रूर होता है। अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं है तो आपने देखा होगा ना कि वो कहते हैं कि जो पोलियो ड्रॉप की वैक्सीन है, तो ऐसा एक डब्बा सा ज़रूर होगा जिसके अंदर बर्फ़ रखी होगी और उसमें छोटे छोटे बने होते हैं जो है खांचे से, और उसके अंदर वो दवाइयाँ रखी जाती है ताकि वो थोड़े कम टेम्परेचर पे बनी रहे, ठीक। तो ये की यूज हो गया। उसके बाद क्या है कि टू कूल और फ्रीज अ लिक्विड, टू कूल और फ्रीज अ लिक्विड और बेवरेज। किसी भी लिक्विड को अगर हमको फ्रीज करना, उसको क्या करना है, हमको फ्रीज करना है, तो वहाँ पे भी हमको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने आप से नहीं हो सकता, है ना। जैसे पहाड़ी इलाकों में तो हम उसको कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पे ले लो जहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर किसी भी लिक्विड को, यानी वाटर को ही ले लो, अगर उसको हमें फ्रीज करना है तो उसको रेफ्रिजरेशन में रखने की, रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत होगी, है ना। यानी उसका रेफ्रिजरेशन करना होगा, और कोई तरीका नहीं है उसको लिक्विड से सॉलिड बनाने का, ठीक। बेवरेज हो गया। बेवरेज का मतलब वही हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जैसे कोला, पेप्सी, या कह लो आपका वाइन, बियर, ये सब क्या, ये सब बेवरेज के अंदर चीज़ें आती हैं। तो इसको भी अगर ठंडा करके रखना है तो हमको क्या ज़रूरत होगी, हमको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होगी, या उसका रेफ्रिजरेशन करना होगा, ठीक है। और क्या आ गया, इसके अलावा आता है टू प्रिजर्व फूड फॉर लंबा पीरियड ऑफ टाइम। मैंने सिंपल सी बात बता दी कि अगर कोई भी फूड रखना है, उसको लंबे समय तक हमको बचा के रखना है, तो क्या ज़रूरत होगी, हमको उसका रेफ्रिजरेशन करना होगा, ठीक है। यानी उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना होगा, उसका लो टेम्परेचर पे रखना होगा, ठीक, ताकि वो लंबे समय तक रह सके। चलिए इतना हो गया, अब आगे देखते हैं। हाँ, मेजर फील्ड ऑफ यूसेस, मतलब
ऐसे कौन कौन से मेजर सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं? तो उसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। तो फूड और बेवरेज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेशन का यूज़ होता है, इसके ज़्यादा कहीं भी यूज़ नहीं होता है। जैसे उसमें ले लो आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, वाइन, मिल्क या आइसक्रीम, मीट इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर का यूज़ करती है। अगर आप हाँ, आइसक्रीम तो बिना वही बना ही नहीं सकते, है ना, बिना को उसके रेफ्रिजरेटर के। मीट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में तो भाई अभी ऐसा नहीं है कुछ, ये मान के चलिए कि आप बुचर के पास जाते हो, वो ना तुरंत आपको मीट दे देता है, आप लाते हो और उसको कंज्यूम कर लेते हो। मगर बाहर क्या है, बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, ये पूरी एक ना इंडस्ट्री बनी होती है, जैसे मीट की एक शॉप बनी, पूरा एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पे प्रोसेस मीट का सबसे ज़्यादा चलन है। इंडिया के जैसे मीट में और वहाँ में ये फ़र्क सबसे ज़्यादा है कि वहाँ ना प्रोसेस मीट ज़्यादा बिकता है। पूरी एक फैक्ट्री होती है, वो मीट को क्या करती है, वहाँ पे जो जानवर लाए जाते हैं फिर उनको स्लॉटेड किया जाता है बहुत ज़्यादा संख्या में, और उसके बाद फिर उनसे मीट निकाला जाता है, उनसे बोन अलग कर दिया जाता है, मीट अलग किया जाता है, फिर मीट को क्रश किया जाता है, और आफ्टर दैट क्रशिंग उनको क्या करता है, पैकेट में रखने के बाद फिर उसको नियर बाई जो है जो स्टोर्स हैं वहाँ तक उनको डिलीवर किया। अब इस पूरे टाइम के दौरान जब मीट प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे उस जगह का टेम्परेचर क्या है, लो मेंटेन करके रखना, क्योंकि मीट ना बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, ये थोड़ा जो है बहुत तेज़ी से ख़राब होता है, इसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ना बहुत तेज़ी से होती है। मीट के अंदर जो है कि ना मॉइस्चर वाला कंटेंट ज़्यादा होता है, तो अगर उनको टेम्परेचर भी अच्छा से फेवरेबल मिल गया तो उसके अंदर बैक्टीरिया जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इस वजह से क्या करना, उनको जो है थोड़ा लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना होता है, ठीक। तो ये हो गया। उसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट यूज़ करता है रेफ्रिजरेशन का, वो करती है फार्मा इंडस्ट्री। मैंने बताया ना कि इंजेक्शन या मेडिसिन और फिर सीरम को, इनको जो है पैथोलॉजी के अंदर अगर चीज़ों को डायग्नोस करना है, आपकी जो बीमारी है उसको डायग्नोस करना है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होगा तो किस चीज़ का यूज़ होगा, रेफ्रिजरेशन का, ठीक। इसके अलावा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल, क्योंकि फार्मा में ना केमिकल्स आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं पूरे केमिकल के, और उस केमिकल से में क्या है कि दवाइयाँ बनानी होती हैं, और फिर दवाई यो अगर बननी है तो जो केमिकल्स हैं, जो जिस चीज़ के लिए वो दवा बनेंगे, तो वो केमिकल ना एज इट इज़ बने रहे, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस ना हो, उसमें कुछ का कुछ ना बन जाए, है ना। तो इस वजह से ताकि दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट ना करें, तो सब जो है उनको लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना होता है। तो फार्मा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर यूसेज भी है, एविएशन, स्पेस और डिफेंस। एविएशन का मतलब जहाज से रिलेटेड, तो जहाज वाले सेक्टर में कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेशन क्योंकि केबिन के अंदर हमको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना हो, क्योंकि ऊपर जब बहुत ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके अलावा ऊपर जाने पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरता है, ये चीज़ तो पता ही होगा ना कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर क्या है कि टेम्परेचर ऊपर जाने पे बहुत तेज़ी से पहले गिरता जाता है। तो ऊपर पहुँचने के बाद इंसान को क्या है कि वो जो है टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे, उसके अंदर जो क्यों इंसान बैठे हैं उसके अंदर हाँ, जहाँ जो ह्यूमन बैठा हुआ है उसको कंफर्ट बना रहे, तो इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर और कहाँ यूज़ करता है, स्पेस में और डिफेंस सेक्टर में। स्पेस के अंदर क्या है, ये देखो ना आप, स्पेसशिप में आजकल जो बहुत एक फ्यूल का जो प्रचलन चल रहा है वो ना क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें ना फ्यूल को, जो आपका फ्यूल होता है उसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे हमको उसको मेंटेन करके रखना होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर पे हम उसको मेंटेन करके रखेंगे तो कम बहुत ज़्यादा फ्यूल आ जाता है, क्योंकि स्पेस में अगर कोई चीज़ आ जाता है, कोई भी चीज़ जाता है, कोई भी मान लिया कि स्पेसशिप अगर जा रहा है तो उसमें दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसके बिना नहीं है। पहला चीज़ तो फ्यूल होगा और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन को क्या है, ऑक्सीजन तो हमको पता है कि हमारे यहाँ अगर इस टेम्परेचर पे क्या है, एकदम 25 से 20-25 डिग्री पे, ये क्या है कि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, ये एक्चुअल गैसियस फॉर्म में होती है ना। तो अगर कोई भी चीज़ गैसियस फॉर्म में है तो वो ज़्यादा स्पेस खींचेगी, है ना, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। और अगर वो लिक्विड हो जाएगी तो गैस से थोड़ा कम, और अगर उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देना तो बहुत ही कम स्पेस लेता है ना। तो जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो क्या है कि हम जब ऑक्सीजन इसमें यूज़ करते हैं ना, एक्चुअल में ऑक्सीजन का जो यूज़ करते हैं उसको ना सॉलिड फॉर्म के अंदर इसके अंदर डालते हैं। सॉलिड फॉर्म क्या, इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन का ले लिया और ऑक्सीजन को क्या करा हमने, बहुत ही ठंडा कर दिया, चीज इसको बोलते हैं बहुत ठंडा, माइनस में से भी कम, ठीक है, सॉरी मतलब 0 से भी कम, माइनस में कर दिया, माइनस में ठंडा कर दिया। अब माइनस में ठंडा करोगे तो ना वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब सॉलिड में हो गया तो बहुत सारी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बहुत से छोटे जगह पे आ रही है। अब स्पेस से भी तो पता है कि ना, इसमें हर एक चीज स्पेस का, भले ही स्पेस में जाता हूँ वहाँ बहुत स्पेस है, लेकिन इसके अंदर स्पेस बहुत कम होता है, यानी हर एक इंच की इसकी वैल्यू होती है, हर एक इंच की इसकी वैल्यू होती है, उसका हिसाब किताब होता है कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बनाई जाती। तो इस स्पेस के अंदर जो है वो जो ऑक्सीजन है ना, वो कम से कम जगह ले ताकि ये जो ना बहुत बल्कि ना हो और ऊपर आसानी से चला जाए। तो इस वजह से क्या करता है कि जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन डालते हैं हम, वो कैसे डालते हैं, वो क्रायोजेनिक फॉर्म में, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा करके। अब ये ऑक्सीजन इस फ्यूल के साथ मिक्स होता है और ऊपर जो है जल्दी में सारा करते हैं, ऊपर ऑक्सीजन नहीं है ना। ये तो बस नीचे वाले जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, है ना, अर्थ के चारों जो पहली लेयर है बस वहीं तक का थोड़ा ऑक्सीजन है, और ऊपर से तो पता है कि ऊपर जाने पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, फिर जैसे इसको पार करते हैं ऑक्सीजन एकदम से ख़त्म ही हो जाती है मान के चलिए। तो हमको अलग से एक सिलेंडर लगा के देना होता है ऑक्सीजन, ताकि हमारा फ्यूल जो है प्रॉपर बर्न होता रहे और इसको जो है थ्रस्ट मिलता रहे। इसके अलावा कहाँ यूज़ होता है, डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना मिसाइल्स, तो ये जो मिसाइल है बनती है तो वो कैसे बनती है, वो इसी पे बनती है, वहाँ भी ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है। मिसाइल्स रॉकेट्स है जो लॉन्च किया जाता है उसमें भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है वो, ठीक है। अब अगला चैप्टर है, आप शुरू करते हैं भाई, सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मेजर प्रिंसिपल क्या है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है एनिमेशन के थ्रू, उसको दिखाने की कोशिश करी आपको। एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि देखिए हमारा दो टेम्परेचर है, एक होता है T1 T2 और एक होता है T1। T1 क्या है, T1 लो टेम्परेचर है, और यहाँ पे लो प्रेशर पे भी एक्चुअल में होता है, ये बेल-कोलिमन साइकिल में हम डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा होता है T2 टेम्परेचर, जो एक्चुअल में हाई प्रेशर पे होता है। तो प्रेशर के ऊपर नहीं जाएंगे, ज़्यादा नहीं देना हमको, मेन चीज़ ये देखो ना बेसिक के बारे में यहाँ पे केवल बस ये देखना होता है T1 और T2, ठीक। तो T1 क्या है, लो टेम्परेचर का स्पेस, ये स्पेस है जिसको हमको लो टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करना है। यहाँ से क्या करेंगे हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ से जो भी हीट निकल रही है बराबर, ठीक है, इस हीट को हमको लगातार यहाँ से रिमूव करते जाना है, इसके अंदर जो हीट है। तो इस हीट को अगर हम लगातार निकालते रहेंगे तो यहाँ पे ये स्पेस है, ये क्या होगा, ये स्पेस जो है, ये स्पेस क्या होगा, कूल बना रहेगा, ठीक है, लो टेम्परेचर पर मेंटेन। अब यहाँ से Q1 अपने आप तो निकलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ से W अमाउंट हमको एक्सटर्नल वर्क देना होगा। If we can't be able to give this external work, we can't be able to extract this Q1 amount of the heat from this temperature T1। इसको नहीं कर सकते, आगे पढ़ेंगे उसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से Q1 दिया, इसको निकालना है, उसके लिए W हमने एफर्ट लगाया और Q1 और W मिलके फिर यहाँ पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो Q2 क्या है वो ज़्यादा होता है, Q1 कम होता है, और Q2 जो होता है वो W प्लस Q1 का क्या होता है समेशन होता है। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है, इट वर्क्स ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई एप्लीकेशन शुरू हो गया सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, इसलिए मैं कहता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा करिए भाई, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही है।
तो ये क्या है, ये सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। एक रेफ्रिजरेटर जो है वो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी लॉ भी हम उसको बोलते हैं। क्या है एक्चुअल में कि उसके अंदर दो स्टेटमेंट है। एक क्या है, एक तो क्लास, एक है हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और दूसरा हमारा क्लासियस स्टेटमेंट। तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है दैट इज़ द क्लासियस स्टेटमेंट, उसी का यूज़ करके ही ये जो है बना हुआ है। तो चलिए अगर बात आ गई है तो बता ही देते हैं। तो क्लासियस स्टेटमेंट क्या कहता है? क्लासियस स्टेटमेंट कहता है कि अगर मान लो किसी भी लो टेम्परेचर से हमको कोई हीट निकालनी है ना, लो टेम्परेचर से अगर हमको हीट ये Q1 मान लो निकालना है, तो ये तब तक नहीं निकल सकता और तब तक हम अलग से उस डिवाइस को कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं देते। समझ में आई मेरी बात? कहने का मतलब कि ये स्पेस है, इसको हमें कम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो इससे हमको Q1 निकालना रहेगा, तो Q1 तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम W एक्सटर्नली इसको नहीं देंगे। अगर W एक्सटर्नल देंगे तभी ये Q1 यहाँ से निकाल सकते हैं, वरना हम नहीं निकाल सकते। ठीक, तो ये है हमारा क्लास स्टेटमेंट। और यहाँ से अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे नोट रूल लगाओ, W और Q1 यहाँ से इकट्ठा हो रहे हैं, है ना, और फिर यहाँ से Q2 निकल रहा है। तो जितना आ रहा है उतना ही निकल रहा है, तो यहाँ से Q2 क्या हो जाएगा, Q2 जो हो जाएगा हमारा वो W प्लस Q1 का समेशन हो जाएगा, है ना। हाँ, तो नीचे समझ आ गए। अब बात आती है कि COP क्या है। COP क्या चीज़ है? रेफ्रिजरेटर सॉरी हीट इंजन के हमने अंदर क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने इफ़िशियंसी। वहाँ पे हम इफ़िशियंसी निकालते थे। इफ़िशियंसी का मतलब आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, ये बेसिक चीज़ है। आउटपुट क्या, वहाँ पे हमें W मिलता है। इस साइकिल को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, यानी Q2 यहाँ से निकल रही है हाई टेम्परेचर से, और उसमें से कुछ W निकल जाती है इधर, और यहाँ से Q1 यहाँ पे लो टेम्परेचर पे निकल जाती है। तो वहाँ पे हमको मेन जो क्या है वो हीट इंजन में क्या है, मेन चीज़ हमारा काम है वर्क निकालना वहाँ से। तो वर्क निकालने के लिए डिज़ायर वहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट क्या होगा हमारा W, और उसके लिए इनपुट कितना देना हुआ, वो हो गया Q2 इसी। और यहाँ पे COP है, तो रेफ्रिजरेशन की COP जो क्या है वो ना हमारा होता है, उसका बेसिक फार्मूला होता है डिज़ायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। डिज़ायर इफेक्ट क्या है, मतलब क्या है, इस स्पेस से लगातार हीट को निकालते रहना जिसके वजह से ये लो टेम्परेचर पे मेंटेन रहे। ठीक, तो डिज़ायर इफेक्ट हमारा क्या है, डिज़ायर इफेक्ट है ये Q1 लगातार वहाँ से निकलती रही, ये हुआ इसका डिज़ायर इफेक्ट। डिवाइड बाय वर्क इनपुट मतलब द एक्सटर्नली वर्क वी हैव प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इन दिस रेफ्रिजरेटर, दैट्स व्हाई इट्स कंटिन्यू एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस Q1 अमाउंट ऑफ द हीट। ठीक, तो ये Q1 यहाँ से बराबर निकलती रही, इसलिए क्या करते हैं हमको W एक्सटर्नली हम इस रेफ्रिजरेटर को अलग से जो प्रोवाइड कराते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो W प्लस Q1। अब W बराबर क्या होगा, यहाँ से देखो, तो W बराबर क्या होगा, W इक्वल टू Q2 डिवाइड माइनस Q1 हो जाएगा, ऑब्वियसली है। तो Q2 माइनस Q1 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे Q1 रख दिया, डिवाइड बाई Q2 माइनस Q1 हो गया, और इक्वल टू T1। हाँ, ये चीज़ और बात आ गई, ये आगे फिर मैं इसको प्रॉपर डिस्कस करूँगा, लेकिन Q जो होता है ना वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो Q इज इक्वल टू Q1 के प्रोपोर्शनल T1 और Q2 के प्रोपोर्शनल T2। तो Q1 की जगह पे हमने T1 रख दिया, Q2 की जगह पे T2 रख दिया, Q1 की जगह पे T1। ठीक, तो ये आ गया हमारा बेसिक फार्मूला हमारा COP निकालने का। अच्छा, एक चीज़ और, तो यहाँ पे जो T रखना है एक्चुअल में ना, वो T रखना है हमको एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब केल्विन में। ठीक, इसको कभी भी सेल्सियस में नहीं रखना, अगर सेल्सियस में रखोगे तो ये हमेशा गलत रिजल्ट देगा। नीचे वाला तो भले ही सही में मिल जाए, लेकिन ऊपर वाला गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, मतलब तो ये हमेशा गलत वैल्यू देगा, ये पूरा गलत आ जाएगा। तो कभी भी ये चीज़ जान के रखिए कि अगर सेंटीग्रेड में किसी भी चीज़ में रखा है, दिया है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इफ़ यू डोंट बी एबल टू कन्वर्ट दिस इनटू द सेल्सियस इन द केल्विन, तो ये मान के चलिए कि ये हमेशा गलत ही होने वाला है। ठीक, तो हमेशा सबसे पहले क्या है, कभी भी दिया हो तो सबसे पहले उसको Q को हमें चेंज ही करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करेंगे, उसके बाद ही फिर हम इसको जो है सही रिजल्ट निकलेगा, वरना गलत हो जाएगा। बहुत छोटी सी माइनर मिस्टेक होती है, लेकिन लोग कर देते हैं गलती।
आगे देखिए, हाँ देखो 3 टाइप की डिवाइस होती हैं जनरली। पहला होता है रेफ्रिजरेटर, दूसरा होता है हीट पंप, तीसरा होता है हीट इंजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके बारे में तो पढ़ा है भाई, हीट इंजन। हीट इंजन में क्या है कि दो सोर्स होते हैं, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है सिंक। सोर्स का मतलब जहाँ से हीट ली जाती है, और सिंक का मतलब जहाँ पे हीट डंप करी जाती है। तो हीट इंजन में क्या है, हीट इंजन जो है वो क्या है, हीट इंजन जो है हमारा वो क्या करता है कि हाइयर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है सर, ठीक है। उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ डब्ल्यू वर्क निकाल देता है, और बाकी कुछ अमाउंट के हीट हमारा क्या करता है, वो जो है लो टेम्परेचर पे एग्जर्ट कर देते हैं। जैसे आपकी बाइक देखा होगा, बाइक में क्या होता है, जो हमारा जो वर्क होता है, बाइक जो है वो क्या करती है, बाइक के अंदर जो हाई टेम्परेचर है, इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से कुछ अमाउंट हीट लेता है हमारा इंजन। उससे क्या होता है, कुछ बाइक को वर्क कराने में निकल जाता है, बाकी जो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकल जाता है किसके, साइलेंसर के थ्रू एटमॉस्फेयर में। तो अंदर का टेम्परेचर जहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, उसका प्रेशर भी एक्चुअल में हाई होता है। तो प्रेशर के बारे में भी लोड नहीं लेना मैंने बताया था, ठीक है। और जो है वहाँ से कुछ अमाउंट हीट लिया, और उसके बाद उसमें से डब्ल्यू वर्क हुआ जो आपको व्हील को चलाने में के काम आया, और वहाँ से Q1 जो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रह गई वो क्या है, साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये एक्चुअली में हमारा काम करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, लेकिन सेकंड लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहता है कि भाई अगर मान लिया कोई भी जो है कोई भी अगर डिवाइस है, ठीक है, चाहे वो कितनी भी रिवर्सिबल डिवाइस क्यों ना, हम अगर मान लो दो वो रिजर्वायर के बीच में काम कर रही है, ठीक है, एक हाई टेम्परेचर में दूसरा लो, तो ऐसा एकदम इम्पॉसिबल है कि यहाँ से पूरी निकले और पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल। आपको कुछ ना कुछ हीट हमको इस लोअर टेम्परेचर पे भी एक्सर्ट करनी है, मतलब पूरा Q2 W में पूरा कन्वर्ट नहीं हो सकता है कभी भी, है ना। उसमें से कुछ ही W निकलेगा, मतलब कुछ इस Q2 का कुछ पोर्शन ही वर्क होगा, और कुछ पोर्शन को हमको क्या करना है, लोअर टेम्परेचर पे एक्सर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी अगर निकालने की कोशिश करें तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी होगी वो होगी जो है W डिवाइड बाई Q2, ठीक, W डिवाइड बाई Q2 जो होगी वहाँ पे क्या होगी, इफिशिएंसी होगी आपकी। इस इफिशिएंसी का बेसिकली फार्मूला, क्योंकि हमारा डिज़ायर इफेक्ट यहाँ पे मेन क्या है, W, आउटपुट क्या है W डिवाइड बाई इनपुट क्या है Q2, तो W डिवाइड बाई Q2 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो है W डिवाइड बाई Q2 क्या हो जाएगा, ये हमारा इफिशिएंसी हो जाएगा। आउटपुट यही है और इनपुट कितना है Q2, ठीक। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है, हीट पंप। हीट पंप क्या होता है, हीट पंप का मतलब जैसे सर्दियों में क्या होता है कि हमको अपने घर का टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है ना। जैसे मान लो बहुत ही ठंडी जगहों पे, जैसे बर्फ पे, पहाड़ों पे, इन पे क्या होता है कि ये टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ का, तो हमको क्या करना है, अपनी जो केबिन है, स्पेस है, उसको क्या करना है, हमको हाई टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करके रखना होता है। तो वहाँ पे हमको हीट पंप की ज़रूरत पड़ती है। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप क्या करता है कि बाहर से, ठीक है, जो कम टेम्परेचर है वहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेगा, W हम उसको देंगे कुछ एक्सटर्नली वर्क, और वहाँ से फिर क्या होगा कि ये Q1 और W मिल के दोनों इकट्ठा फिर क्या होंगे कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट किस हीट पंप के द्वारा इस टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब अंदर केबिन के अंदर Q2 अमाउंट ऑफ हीट डालते हैं, जिससे यहाँ पे कि टेम्परेचर क्या है, थोड़ा बढ़ जाता है ना। और ये मेंटेन रहे इसलिए से ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। यहाँ पे भी वही नोड रूल लगाइए, तो W प्लस Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2, ठीक, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ से Q2 निकल जाता है। मान के चलिए कि ये हीट पंप भी हमारा रिवर्सिबल है, कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई लॉसेस नहीं है, ठीक है, आइडियली काम कर रहा है। तो COP हीट पंप क्या हो जाएगी, Q2, डिज़ायर इफेक्ट हमारा क्या है, ये Q2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
हमको वर्क इनपुट क्या है, डब्ल्यू। तो Q2 यहाँ पे सीधे ले लो Q1 प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू, ठीक। तो ये आएगा 1 प्लस Q1 बाई डब्ल्यू, हो गया, ठीक। अब आता है रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है, हमारा जो मेन है वो ये इस स्पेस को कूल करके रखना है, इसको क्या करना है, लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। इसलिए क्या है कि इसके अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बराबर निकालते रहना है, इसके लिए हमको डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क दिया जाता है। तो ये Q1 बराबर निकलती रहे, इसलिए क्या करेंगे, ये डब्ल्यू हमेशा यहाँ से निकालता रहना है, यही है। और उसको निकालने के बाद कहीं ना कहीं रिवर्स, ये रेफ्रिजरेटर क्या है, ये रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब इसमें किसी भी टाइप की लॉस नहीं होता, तो ये जितने अमाउंट ऑफ हीट या जितना इसके अंदर आएगा उतना यहाँ से बाहर जाएगा। तो डब्ल्यू प्लस Q1 क्या हो जाएगा, Q2। जैसे हमने पिछले वाले इसमें भी देखा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है। तो ये T2 क्या हायर टेम्परेचर है, ये T1 है। तो यहाँ पे COP रेफ्रिजरेटर की हो जाएगी, COP रेफ्रिजरेटर की हो जाएगी Q1 डिवाइड बाई W1, क्योंकि डिज़ायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट होता है COP का बेसिक फार्मूला। डिज़ायर इफेक्ट क्या है कि ये हमारा स्पेस लो टेम्परेचर पर मेंटेन रहे, इसलिए क्या है, यहाँ से Q1 बराबर निकलती रहे, है ना। इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बराबर हम निकालते रहे। तो डिज़ायर इफेक्ट क्या हो गया, Q1 डिवाइड बाई W क्या हो गया, एक्सटर्नल वर्क, ठीक। अब यहाँ से आप देखोगे तो दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप क्या है कि अगर COP यहाँ से देखा ना, यहाँ पे देखिए COP हीट पंप के होते हैं, अगर इसको डिवाइड करें, यहाँ से सॉल्व ईजी करें जो है, तो क्या होगा 1 प्लस Q1 बाई डब्ल्यू, ठीक। तो 1 प्लस Q1 बाई डब्ल्यू, तो 1 Q1 बाई डब्ल्यू क्या है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो 1 प्लस जो है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या होता है कि COP ऑफ हीट पंप, ठीक। हीट पंप की COP बन जाती है यहाँ से, हाँ। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें ये एक दूसरे का उल्टा है, COP ऑफ ये जो है ये इस वाले का पूरा उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ ये इसका उल्टा एकदम। तो हीट पंप की जो यहाँ पे देखा जाए तो ये इफ़िशेंसी ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगी, वो COP का रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक। यहाँ से समझ में आया। अब आगे शुरू करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। वैसे इन तीनों चीज़ के बारे में तो कोई बेसिक उतना आइडिया नहीं है, सबको अच्छे से पता होगा, पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़े से एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या है, वो ये यहाँ पे देखिए, ये TA क्या, ये TA है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, सॉरी, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इसका मतलब जो बाहर का टेम्परेचर है एम्बियंट का, ठीक है, या वातावरण का जो टेम्परेचर है वो होता है हमारा TA, ठीक, वो TA होता है। अब जो हमारा देखो ये हीट, ठीक है, ये जो हीट इंजन वर्क करता है वो क्या है कि वो इसको बोलते हैं, हाँ, ये हीट सोर्स है, यहाँ से कोई हीट सोर्स है, यहाँ से हीट लेता है कुछ के, और वहाँ से W इफेक्ट पैदा करता है, और कुछ हीट निकल जाती है, वो सिंक पे क्या करता है, डंप कर देता है। ये किसको बोलते हैं, सोर्स, मतलब जहाँ से स्टार्ट करता है वो सोर्स हो गया, जहाँ पे डंप करता है वो सिंक हो गया। तो जो हीट इंजन है वो क्या करेगा, W अमाउंट ऑफ द हीट यहाँ से निकालेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो इसका जो जहाँ पे वो हीट एग्जर्ट करता है, ये T2 देख रहा हूँ, T1 T2 के थ्रू नहीं जाना, यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो मेन चीज़ है टेम्परेचर की बात कि जो इसका एग्जर्ट करने का टेम्परेचर होगा ना, मतलब जहाँ पे हीट एग्जर्ट करेगा वो क्या करेगा कि वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। यानी जहाँ पे हीट एग्जर्ट करता है उसका टेम्परेचर, हीट इंजन में जहाँ पे हीट एग्जर्ट होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक। जैसे बाइक वाइक में ही ले लो आप, जो साइलेंसर होता है उसके पीछे वाला हिस्सा क्या होता है कि लगातार हीट एग्जर्ट करने से थोड़ा सा गर्म हो जाता है। आप उसके पास हाथ लेके जाओगे तो वो आपको गर्म फील होगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में वैसे ही हाथ निकालोगे तो थोड़ा गर्म फील नहीं होता, लेकिन उसके पास आप लेके जाओगे, हाँ, छू मत लेना ये काम है, अगर चल के आई है बाइक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है कि वहाँ पर आप लेके जाओगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो मैं थोड़ा इसको मतलब थोड़ा इस लाइन के ऊपर बना रखा है, ठीक है, ये टेम्परेचर लाइन सही, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लाइन से इसको थोड़ा ऊपर बना रखा है, हाँ। और ये वाला हीट सोर्स, ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये इस वाले T से ये वाला T पहले से ही ज़्यादा है। तो बाइक का जो इंजन है, इंजन के अंदर हो तो पता ही उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। ये आ गया हीट इंजन।
फिर आ जाता है हीट पंप। हीट पंप के अंदर क्या होता है कि ये इस TA के अक्रॉस काम करता है, मतलब जहाँ से हीट एक्सर्ट लेनी होती है उसका टेम्परेचर एम्बिएंट से थोड़ा सा कम होता है ना। यहाँ से हीट लेता है और जहाँ पे इसको एक्सर्ट करना होता है, मतलब जहाँ पे हीट इसको देनी होती है, उसका टेम्परेचर T से यानी एम्बिएंट के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एम्बिएंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। अगर एम्बिएंट के टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होगा तो मान लो किसी भी जगह को क्या करना, कोई ठंडी जगह पे है हम, है ना, मान लिया किसी ठंडी जगह पे, ठंडी जगह में कम है तो क्या करना होगा हमको, जो रूम है केबिन है उसको क्या करना, गर्म करना होगा। अगर मान लिया वो उतने ही टेम्परेचर पे एग्जर्ट कर दे हीट, तो भाई फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ हीट पंप लगाने का, है ना। हमको क्या करना, उसको लार्ज टेम्परेचर पे, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करना। तो इसलिए क्या करेंगे, जहाँ पे हीट जो एक्सर्ट हो रही है ना, यहाँ पे जो हीट एक्सर्ट हो रही है उसका जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा रहे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। अब बात आते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर में क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में हमारा जो मेन है ना वो स्पेस वो ये होता है, इसको क्या करना है, हमको कूल करना है। तो कूल करना है तो सीधी सी बात है भाई, बाहर के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तभी तो रेफ्रिजरेशन का फ़ायदा, वरना क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें बाहर भी उतने टेम्परेचर अंदर भी उतने टेम्परेचर है तो इसको रेफ्रिजरेटर लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो जो स्पेस को हम उसको कूल करना है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इस वाले टेम्परेचर से हमको हमेशा कम होगा, एम्बिएंट का टेम्परेचर, ये मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ देखो, अगर कभी एग्ज़ाम में आता है तीनों का कंपैरिजन करने, तो आपको क्या करना है, आपको ये बनाना है, ठीक है, इन तीनों का ये रिलेशनशिप उसके अंदर ड्राइव करने, और फिर इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको ये वाला दिखा देना, ठीक, ये वाला। तो ये वाला, हाँ, इसमें जो हीट को एक्सर्ट करा जाता है ना जिस टेम्परेचर पे, वो ना उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे फ्रिज के बाहर आप पीछे वाले हिस्से पे हाथ लेके जाइए तो क्या होगा, आपको थोड़ा गर्म फील होगा। बाहर का टेम्परेचर भले ही उतना ही है, लेकिन पीछे का टेम्परेचर क्या है, जो पीछे वाले हिस्से पे वो ना थोड़ा सा गर्म फील होगा वहाँ पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो हीट एक्सर्ट होती है वो एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि इनके अंदर हीट का जो है ना आसानी से फ्लो हो सके यहाँ से, है ना, यहाँ से हीट यहाँ से फ्लो हो सके। तो ये टेम्परेचर कम रहेगा तभी तो इधर से इधर हीट फ्लो होगी, ये तो फ्री हीट क्यों फ्लो होगी, अगर उतना ही है तो आइसोथर्मली, ये तो पता है कि आइसोथर्मल बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो हीट इतने अच्छे से डिसिपेट नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये रेफ्रिजरेटर और एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पे कैसे दोनों को इसको समझते हैं थोड़ा कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा ये रेफ्रिजरेटर जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो वाला रेफ्रिजरेटर। थोड़ा एनिमेशन के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश करी है इसको, और ज़रा आप देखिए ये क्या है, T1 क्या है, ये क्या है पूरा, ये वो स्पेस है जिसको मुझको कूल करना है, ठंडा करना है, ये पूरा, ठीक है, ये वो स्पेस है जिसको क्या करना है, हमको ठंडा करना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ये जो स्पेस है वो कौन सा है, ज़रा कर्सर दे देता हूँ, ठीक है, ये है ये वाला हिसाब के, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये वाला, ये क्या है, वो स्पेस है जिसको हमको लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है, ठीक। ये फ्रिज का जो हिस्सा है, जो हमको जब फ्रिज खोलते हैं ना तो दिखाई पड़ता है, वो ये है। इसके अंदर एक छोटा सा स्लॉट बना होता है, यहाँ पे देखिए, ये होता है कंप्रेसर, जो मेन वर्किंग डिवाइस होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मेन वर्किंग डिवाइस होती है जहाँ पे हमको कंप्रेसर चलता है। और ये हो गया हमारा कंडेंसर, ये जो हो गया वो T2 टेम्परेचर पे, इसमें क्या होता है, हम हीट निकालते रहते हैं, Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे निकलती है Q2, इस पे, इसको बोलते हैं कंडेंसर। ये पूरा यहाँ से आता है, ये बोलते हैं कंडेंसर, ठीक। ये होते हैं एक्सपेंशन डिवाइस। यहाँ से क्या है कि जब हाई प्रेशर से फिर से दोबारा कम प्रेशर पे मेंटेन करने के लिए क्या करना है, हमें एक एक्सपेंशन डिवाइस लगानी होती है। इस एक्सपेंशन डिवाइस को क्या बोलते हैं हम, ये एक्सपेंशन डिवाइस लगानी होती है, ठीक है।
तो अब ज़रा देखो यहाँ पे, ये T1 पूरा ये बॉक्स हो गया, ये लो टेम्परेचर पे हमको मेंटेन करना होता है। ये फल सब्जियाँ इसके अंदर जो भी रखनी करनी है, इससे क्या होता है लगातार हीट निकलती रहती है, ठीक। तो आप देखोगे कि ये जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से पाइप के थ्रू गया है, ये रेफ्रिजरेंट जिसको गैस बोलते हैं ना, ये कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट लेगा, यहाँ से डब्ल्यू इसको एक्सटर्नली हम प्रोवाइड कराते हैं, ये कंप्रेस करके क्या करेगा, इसको यहाँ पे इस वाले हिस्से पे भेज देगा, ठीक है। अब इधर वाले हिस्से पे भेज रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कंप्रेसर का मेन काम ही क्या होता है, कंप्रेसर का मेन काम होता है कि उसको कंप्रेस करना, जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ रहे हैं उनको क्या करना है, हाई जो है प्रेशर पे इसको क्या करना, इसको कंप्रेस कर देना, जिससे क्या हो जाए, इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए। अब प्रेशर क्यों बढ़ाते हैं, भाई सिंपल सी बात आती है कि भाई हमें इसको जानते प्रेशर क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस लगा, एक बार प्रेशर बढ़ाया, फिर यहाँ से फिर प्रेशर कम कर दिया, और कम कर लिया उसके बाद फिर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक्चुअली में बार बार करते क्यों, हम यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं यहाँ पे, और फिर जाके एक्सपेंशन कर देते हैं, मतलब प्रेशर को कम कर देते हैं, फिर यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। देखो भाई बड़ा सिंपल सा वर्क है, काम है, ये मैंने कहा ना थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है, एकदम सीधी सी बात। तो आप लोगों ने मोलियर डायग्राम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, चलो उसमें देखो मैं बताता हूँ एक सिंपल से कॉन्सेप्ट यहाँ के, इसके पीछे क्या है कि भाई बार बार ठंडा मतलब प्रेशर बढ़ाने और कम करने का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रेशर अगर हम बढ़ा देते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो क्या है कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका हीट डिप्रेसिपिटेशन आसानी से हो जाता है। यानी प्रेशर बढ़ गया तो वो चीज़ क्या है कि ज़्यादा टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएगी, वो कंडेंस हो जाएगी। समझ में आया, अगर प्रेशर बढ़ गया किसी भी चीज़ का तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पे कंडेंस होगी, मतलब उसको वेपर से लिक्विड में चेंज करने के लिए, ठीक है, हमको ज़्यादा टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और अगर वही लो टेम्परेचर पे है, कोई भी यही रेफ्रिजरेंट अगर लो टेम्परेचर पे है, तो क्या होगा कि हमें उसको लिक्विड से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लिक्विड से और उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमको, वो आसानी से कर सकते हैं अगर उसका प्रेशर कम है। तो यहाँ से देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये एक्सपेंशन, इसके इधर क्या है, ये पूरा लो टेम्परेचर साइड है ये, ठीक है, जहाँ तक नीला वाला पोर्शन दिख रहा है। फिर जहाँ तक रेड दिख रहा है वो क्या है, वो आपका हाई प्रेशर साइड है, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखो कि यहाँ से कंप्रेस हुआ रेफ्रिजरेंट, कंप्रेस होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से हीट निकली, और हीट निकली तो हीट को क्या करना है, हमको एक्सर्ट करना है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो अगर हीट निकालेंगे नहीं यहाँ से तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हीट हमको निकालनी थी, क्योंकि यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ली गई, तो कहीं ना कहीं इसको निकालना ज़रूरी है ना। तो यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली गई, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, ये रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड है, तो जब Q1 के साथ लेता है ना, Q1 अमाउंट ऑफ हीट जाती है ये रेफ्रिजरेंट के साथ साथ, तो क्या करती है, इस रेफ्रिजरेंट को लिक्विड से फिर गैस में बदल देती है, इसीलिए उसको बोलते हैं इवेपरेटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का बोलते हैं इवेपरेटर। इवेपरेटर का मतलब ये वेपराइज कर देता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करता है, वेपराइज कर देता है। अब टेम्परेचर लो है, सॉरी प्रेशर लो है, तो क्या हो जाता है कि थोड़ी सी अमाउंट पे ही क्या होता है, ये जो है वेपर फॉर्म में हो जाता है। अब वेपर फॉर्म में क्या चेंज करते हैं वो भी बताता हूँ, ताकि देखो अगर ये वेपर फॉर्म में हो जाएगा तो इससे क्या होता है, भाई लिक्विड ही क्यों नहीं कर देते, वेपर में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो कंप्रेसर है हमारा ना, ये कंप्रेसर हमारा जल्दी डिके नहीं होता, ख़राब नहीं होता है। अगर ये इसके अंदर लिक्विड करा जाए, लिक्विड को कंप्रेस करा जाए, तो ये क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, इसमें वॉल्यूम हैंडलिंग में दिक्कत आने लगती है ना। ताकि लॉन्ग लास्टिंग ये काम कर सके, इसलिए क्या करते हैं हम इसको जो है वो वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ से काम हो गया, यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ से निकलते निकलते ये Q1 को ऑब्जर्व करते यहाँ से पहुँचती, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, पूरी की पूरी जो रेफ्रिजरेंट होता है या गैस जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में गैस बन जाती है ना। वो जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरा हमारा क्या हो जाता है, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और वहाँ सॉरी
हाँ गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है और वहाँ से फिर यहाँ पे आ गया कंप्रेसर पे। कंप्रेसर को हमने एक्सटर्नली वर्क दिया। वर्क कैसे दिया? वो दिया हमने इस केबल के थ्रू, ठीक है, लाइट के थ्रू। अभी एक्सटर्नली वर्क किया तो ये दोनों यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, देख रहे हो यहाँ पे दोनों इकट्ठा हुए और यहाँ से फिर ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से इसको कंप्रेस किया, ज़्यादा अमाउंट प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ तक गया पीछे ये कंडेंसर, इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंडेंस होती है। कंडेंस का मतलब ये लिक्विड से सॉरी हाँ ये कंडेंस होती है। कंडेंस का मतलब क्या है, ये गैस फॉर्म में थी और गैस से क्या हो जाती है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये लिक्विड बन जाता है। कैसे? क्योंकि ये हीट जो है निकल गई यहाँ से, है ना, यहाँ से क्या हो जाती है, हीट निकल जाती है। यहाँ का पीछे वाला टेम्परेचर देखोगे तो ये क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, बाहर का टेम्परेचर है वो TA है, एम्बिएंट टेम्परेचर। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होती है, यहाँ से हीट निकल जाती है, यहाँ तक बाहर निकल जाती है ना। तो पीछे आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये जाली जैसी बनी होती है रेफ्रिजरेटर के पीछे, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के पीछे एक जाली सी बनी होती है। तो हम लोग पहले सोचते थे कि यार बाहर से देखने में फ्रिज तो बड़ा खूबसूरत लगता है, दिखने में बड़ा अच्छा सा, ये पीछे जाली सा क्यों दे रखा होता है। तो छोटे छोटे में रहते इतना समझ नहीं होती इन चीज़ों की। वहाँ पे हम सोचते थे कि यार ये एक्चुअल में दे क्यों रखा है। तो पहले लगता था मेरे को कि ये एक्चुअल में क्या है ना, दीवार से सटा के रखा जाता है तो ये उसमें दिक्कत ना आए, लड़े ना, या प्रॉपर डिस्टेंस पीछे से मेंटेन रहे, तो इसलिए बना रखा है। एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर ना वो जाली जो होती है उसके अंदर रेफ्रिजरेटर हमारा, और रेफ्रिजरेंट जो है ना, उसको गैस बोलते हैं, वो फ्लो करता रहता है और वहाँ से हीट जो है बार बार निकलती रहे। इसलिए क्या करते हैं कि उसको इसलिए पीछे ये जाली जैसा दिया होता है। एक्चुअल में उसको पूरे को बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब कंडेंस करता है वो जो गैस है, गैस से फिर यहाँ से लिक्विड में, क्योंकि हीट निकल गई तो ये गैस से फिर जो है लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक। तो ये कंडेंस करता है, हो गया। अब ये कंडेंस हो गया, यहाँ से फिर यहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ फिर से फिर लिक्विड फॉर्म में हो गया। इसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस लगा दी। एक्सपेंशन डिवाइस लगाने के बाद क्या हो गया, इसका प्रेशर भी कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया, ये कम टेम्परेचर कम हीट लेके भी फिर से ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए। इसलिए क्या करते हैं, एक्सपेंशन लगाए। तो यहाँ से कंप्रेसर लगा दिया ताकि यहाँ से हीट निकल सके, और यहाँ को एक्सपेंशन लगा दिया क्या Q1 कम Q1 पे ही फिर से ये वेपर बन सके। अब समझ में आया यहाँ पे कि ऐसा क्यों करते हैं बार बार। तो ये देख लेना, आज के बाद ऐसा मत कहना कि ये पीछे ये जाली लगा रखी है, एक्चुअल में दिस इज कंडेंसर, ठीक। ये कंडेंसर होता है, ये इवेपरेटर। तो जो इवेपरेटर है वो हमेशा अंदर रहता है रेफ्रिजरेटर के, ठीक। ये छोटा सा कंपार्टमेंट है, नीचे कंप्रेसर रहता है, ये इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। ये इसका पार्ट नहीं होता, ये स्पेस का, ये थोड़ा सा अलग से स्लॉट बना रखा है यहाँ पे, देखो आप, क्योंकि इसके अंदर अगर बना देंगे ना तो ये एक्चुअली में वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो इसको लगातार वर्क मिलने की वजह से ये Q2 निकलने का, तो ये इसको और ज़्यादा हीट कर देगा। तो Q1 थोड़ा ही लिया, ज़्यादा Q2 यहाँ पे दे दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उसका लगा। इसलिए क्या करते हैं, पीछे साइड में थोड़ा सा अलग से निकला होता है, ये इस पूरे स्पेस का हिस्सा नहीं होता। तो ये एक स्पेस है जो उसको हमको कूल करना है, ये वाला कंप्रेसर को छोड़ के, ठीक। यहाँ हो गया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कौन कौन से टर्म हैं उनके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो होता है COP, हमने अभी डिस्कस किया। COP किसके किसके निकालनी होती है, उन डिवाइसेस की निकालनी होती है जिनको हमको, जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है जैसे, और इफ़िशियंसी किसकी निकालती हैं, जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। हीट इंजन क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इसलिए क्या करते हैं हम उसकी इफ़िशियंसी निकालते हैं। COP किसकी निकालेंगे, COP निकालेंगे जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस कौन कौन सी है हमारी, वो देखो यहाँ पे वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये रेफ्रिजरेटर और हीट का, ये दोनों क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। इसके अंदर देखो W यहाँ से अंदर आ रहा है ना, तो ये दोनों वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसलिए इसके क्या निकालते हैं, COP, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और हीट इंजन क्या है हमारा, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। मेन चीज़ क्या निकल रहा है इसको, देखो मैंने इसका अलग कलर कर रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन काम इसका W निकालना, मतलब W वर्क प्रोड्यूस करना। तो इसलिए क्या निकालते हैं उसको, जो है इसकी निकालते हैं इफ़िशियंसी, ठीक। ये देखिए
फिर यहाँ पे क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर मैंने बताया ना कि जहाँ पे रेफ्रिजरेंट को कंडेंस किया जाए, ये बाहर वाला पोर्शन, ये इतना, ठीक, ये हो गया हमारा कंडेंसर। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर जो फ्रिज के अंदर वाला हिस्सा में लगा होता है, जिसका काम होता है वेपर में कन्वर्ट करना, लिक्विड से रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना, ठीक। फिर क्या है, ये एक्चुअल में इसको हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। हीट एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज कर रहा है ना यहाँ पे, ये और ये दोनों हीट एक्सचेंजर हैं। यहाँ पे क्या है कि ये हीट Q1 को लेके और ये लिक्विड से जो है वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ से क्या है कि ये हीट दे के ये वेपर से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। सॉरी, कुछ गलत बोल गया क्या, शायद, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से हीट लेके ये लिक्विड से फिर से वेपर में कन्वर्ट कर देता है। इसको लिए इसको इवेपोरेटर बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है रेफ्रिजरेटर। और यहाँ इसको बोलते हैं कंडेंसर, क्योंकि क्या करता है कि ये Q2 को बाहर निकाल के एक्सर्ट करके ये फिर से गैस से लिक्विड में चेंज कर देता है, ठीक। इसलिए इसको कंडेंसर में, कंडेंसर का मतलब कंडेंस करना, यानी गैस से लिक्विड में चेंज करना, ठीक। इसके वाला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हाँ ये थोड़ा सा यार बड़ा अच्छी चीज़ है, इससे ज़रा ध्यान से पढ़ना। ये रेफ्रिजरेशन, इसके न्यूमेरिकल आते हैं हमेशा, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट का, तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। इसको बोलते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिमूव्ड बाई 1 kg ऑफ रेफ्रिजरेंट। कहने का मतलब क्या कि अगर 1 kg रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर मान लिया कि यहाँ से 1 kg रेफ्रिजरेंट गया, तो वो अपने साथ कितनी Q लेके गया, अपने साथ कितनी हीट लेके गया, ठीक है, कितनी हीट लेके गया। ये W, यहाँ से Q हीट निकल जाती है ना, इसके साथ गर्म होती रहती है, तो गर्म होकर ऊपर उठती है हवा, तो हीट जो है यहाँ से जाती है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, और इसमें से एक्चुअली पाइप क्या होती है ना, कंडक्टिंग मटेरियल, जिसकी हीट क्या होती है यहाँ से पास हो सके, अंदर रेफ्रिजरेंट तक जा सके। तो ये क्या करता है कि 1 kg अगर हीट इसमें फ्लो हुआ, तो वो अपने साथ कितनी अमाउंट ऑफ हीट, 1 kg अगर रेफ्रिजरेंट फ्लो हुआ तो अपने साथ कितने अमाउंट ऑफ हीट ये लेके गया, तो उसको बोलते हैं हम क्या, जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब मान लिया कि टोटल हीट रिमूव पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें कि 1 सेकंड के अंदर कितने किलो जूल हीट यहाँ से लिया, और डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज पर सेकंड, उसके लिए 1 सेकंड में कितना रेफ्रिजरेंट यूज हुआ। तो यहाँ पे देखोगे इसका जो यूनिट आएगा हीट रिमूव पर सेकंड, वो आएगा किलो जूल पर सेकंड, ठीक। और अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या है एक्चुअल में, वो मास निकलेगा, तो पर सेकंड कितना मास उसमें यूज हुआ है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कितने किलो, 1 सेकंड में कितना किलो जो है रेफ्रिजरेंट इस पाइप के थ्रू गया। तो यहाँ से देखोगे तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो जो आएगा रेफ्रिजरेशन की यूनिट आएगी वो किलो जूल पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का मतलब कि रेफ्रिजरेंट ही तो यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में हम, है ना, जो भी रेफ्रिजरेंट यूज होगा, जैसे R22 यूज़ करते हैं या R70 यूज़ करते हैं, ये अलग अलग नाम है, उसको हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन डेफिनेशन होती है वही होती है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की, कि कितने अमाउंट ऑफ हीट क्या है हमने जो है निकाला, और उसके लिए हमने कितना रेफ्रिजरेंट यूज करा, ठीक, ये होता था। तो ये डेफिनेशन, ये इसकी यूनिट हो गई। हमेशा जब भी लिखोगे तो आप किलो जूल पर केजी में लिखोगे, ठीक। अब आती है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो इसके बारे में पढ़ना भाई। इसके अलावा क्या है जरा देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स हैं। चलो आज ये डिस्कस कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या है, ठीक है, ये रेफ्रिजरेशन, इसकी यूनिट क्या है एक्चुअल में वैसे। तो रेफ्रिजरेशन जो जल्दी दिया जाता है ना, वो टन में दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने एसी के बारे में पढ़ा होगा, भाई कितने टन का एसी है हमारा, कहते हैं ना 1 टन का, 1.5 टन का है, या 10 बाई 10 का रूम है, तो भाई हाँ चलो ठीक है, आप 1 टन का ले आओ, 1.5 टन का ले आओ, ये चीज़ पढ़ा होगा। टन में जल्दी लिया जाता है। जिन लोग के घर में एसी लगा होगा ना, उनको पता होगी ये चीज़, नहीं लगा होगा तो भी लोगों को, थोड़ा लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मान के चल बता दूँ कि टन में दिया जाता है हमेशा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब क्या आता है भाई, तो इट इज़, डिफिनेशन क्या, इट इज़ गिवन इन टन,
टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसका मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। कहने का मतलब क्या? बड़ा सिंपल सा है। देखो कि मान लिया 1 टन आइस है, मतलब 1 टन बर्फ़ है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब उसको मुझे 1 टन लिक्विड में चेंज करना है। ये रेफ्रिजरेशन है, 1 टन मान लिया 1 टन का ये ब्लॉक है। अगर इसको क्या करना है हमको रेफ्रिजरेशन, इसको अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था 1 टन आइस, और इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 टन हमको वाटर में कन्वर्ट करना है। कितने समय में? 24 आवर, 24 घंटे में। तो वो हो गया 1 टन रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब 1000 किलो आइस, ठीक है, 1000 kg ऑफ आइस, उसको 24 आवर के अंदर मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 टन ऑफ वाटर के अंदर भी कन्वर्ट कर देना है। मतलब वाटर, आइस से वाटर में कन्वर्ट कर देना है। टेम्परेचर उतना ही रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको बोलेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अच्छा, ये चीज़ तो पता है कि लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट एक्चुअल में होती है जो है हमारी, कि अगर किसी भी चीज़ को, ठीक है, मान लो कोई भी मैटर है, अगर उसका फेज चेंज हो रहा है, फेज, ठीक है, अगर उसका फेज चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, तो उसको फेज चेंज करने में जो हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, जो हीट, जिस हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। मान लिया 1 किलो हमारी आइस थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब उसको 1 किलो वाटर में कन्वर्ट करना होगा, तो वो जो हीट की ज़रूरत होगी मुझे, भाई अपने आप तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं से हीट तो देनी पड़ेगी ना, अपने आप नहीं होगा, तो वो क्या होगा, हमको लेटेंट हीट बोलते हैं। अब मान लिया यहीं से फिर 1 kg हमारा जो लिक्विड है, और 1 kg लिक्विड से 1 kg वेपर में कन्वर्ट करना है। तो पानी का तो पता है हमको कितने वेपर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर है और उसको फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे भी जो हीट इन्वॉल्वमेंट होगा वो लेटेंट हीट होगा, है ना। दोनों अलग अलग होते हैं, लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए अलग लगेगा, और लिक्विड से जो है वेपर में जाने के लिए अलग लगेगा। तो यहाँ पे हम जो मेन बात करेंगे वो क्या होगी, ये हो गई, ठीक है। हाँ, इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 kg लिक्विड से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड वाटर से 1 kg जो है आइस बनाने के लिए कितनी हीट निकालनी होगी। तो भाई हीट दोगे तो लिक्विड हो जाएगा, हीट निकाल लोगे तो फिर से सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो जो है लेटेंट हीट होगा। अब ये बताओ 1 किलो के लिए कितना हीट देना होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है? लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है वो 335 किलो जूल पर kg, यानी 1 किलो जो 1 kg अगर बर्फ़ है, आइस है, तो उसको 335 किलो जूल का हमको क्यू देना होगा। 335 किलो जूल अगर हम इसको हीट दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 kg सॉलिड से फिर 1 kg लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गई लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया इसका। अब देखा जाए तो सो हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्ट 1 टन ऑफ आइस। 1 टन आइस मतलब 1000 किलो। 1 किलो के लिए इतना, तो 1000 के लिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कितने समय में करना है? इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर करना, ठीक है। तो कितना इन्वॉल्वमेंट होगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया लेटेंट हीट को 335 को, हो गया। तो अब बताओ भाई ये 24 घंटे में हो, तो अगर मान लिया 1 मिनट का निकालना मुझको कि 1 मिनट में कितना किया, तो सो हीट रिक्वायर्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी हीट होगी कि जितना भी आया टोटल 1000 इंटू 335, क्योंकि 24 घंटे में हुआ, डिवाइड बाई 24 इंटू 62, 24 घंटे है ना, 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट, तो 24 इंटू 60, 34 इंटू 60, इससे क्या करिए डिवाइड कर दिए, तो ये आता है करीब 232.6 किलो जूल पर मिनट, है ना। ये लगभग इतना आएगा, 232.6 किलो जूल पर मिनट, इतनी लगभग आ जाती है। तो कहने का मतलब अगर 1 टन, एक एग्जैक्ट वैल्यू है ये, एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें कि 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि अगर
पर मिनट इतनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकल रही है। जो वो डिवाइस है जो हमने लगाया जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा करने के लिए, वो पर भाई 24 घंटे तो हम इंतज़ार करेंगे नहीं है ना टेस्टिंग करने के लिए। 1 मिनट ले लेते हैं, 1 मिनट हमने लिया, उसमें देख लिया कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। अगर इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है 232.6 किलो जूल निकल रही है 1 मिनट के अंदर, वहाँ से हीट वो रिमूव कर पा रहा है, ठीक है, जिस भी स्पेस को हमको कूल करना है, तो हम बोल देंगे हाँ भाई ये डिवाइस जो हमारी 1 टन की है, ठीक है, ये 1 टन का रेफ्रिजरेशन है। अगर जिसके घर में 1 टन का रेफ्रिजरेशन लगा है तो उसका मतलब क्या है कि उस कमरे से इतनी अमाउंट हीट हर मिनट निकाल रहा है, ठीक है, उस रूम से। अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो उसको 60 से फिर डिवाइड कर दो, तो 60 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.89 किलो जूल पर सेकेंड। ये सेकेंड में आएगा नहीं, 1 सेकेंड में इतनी हीट निकालेगा, वो आ रहा है 3.89 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक। अब ये तो हो गई एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन देखो ज़रा एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में थोड़ा सा कम होता है। कितना कम होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सब। एक्चुअल में ये होता है करीब होता है 210 किलो जूल पर मिनट, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा कम होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है। एग्जैक्ट इतना नहीं होता, इससे थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि क्या है ना, ये डिवाइस है हमारी एक्चुअली जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, वो पता है ना, एकदम रिवर्सिबल नहीं होता। अगर एकदम रिवर्सिबल मान लेते हैं तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी ये वाली, लेकिन क्या है कि वो रिवर्सिबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत हीट उसको ना एक्सटर्नली मिल जाता है, तो ये हो जाती है करीब 210 किलो जूल पर मिनट होनी चाहिए इतनी, और होती है इतनी, यानी लगभग 210 के आसपास 210। अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो इसको 3.5 किलो जूल पर सेकंड। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको कौन सी वैल्यू याद करके रखनी है, आपको जो याद करके रखनी है वो ये वाली वैल्यू 210, ठीक। आपको जो है ये वाली वैल्यू याद करके रखनी है, ये वाला, ठीक, ये वाली वैल्यू याद करके रखनी है। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ये वाली अगर वैल्यू जब भी लगाइएगा तब ये, अगर एग्जैक्ट की पूछता है तब तो ये, ठीक, एग्जैक्ट पूछता है तो ये, अगर नहीं पूछता है तो ये। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ हमको याद करनी है, हमको ये याद करके रखना है। अगर मान लिया कभी भूल भी गए इसको, तो ये वाला अगर याद है तो निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल लिया, ये निकाल लिया। एग्जैक्ट से भी कर दोगे तो कमोबेश रिजल्ट लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, बट अगर ये वाला करते हो, ये वाली वैल्यू रखते हो तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल अब कल हम क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर, तो कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, और फ़िलहाल इतना ही, और होपफुली आप लोग थोड़ा इन्जॉय करिए सेशन को, और जो है पढ़ाई करते रहिए, चूँकि ये तो पता है कि जो है हम लोग के एग्ज़ाम बहुत डिले हो रहे हैं, और सेमेस्टर भी थोड़ा सा डिले हो गया बहुत ज़्यादा जो है। तो अभी आप लोगों के पास मौका है, चूँकि ये पेंडेमिक का जो है सीजन चल रहा है, जो है इसमें कोरोना बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा है। तो क्या करिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बाहर निकलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। एक्चुअल में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो आज का सेशन बाइंड अप करते हैं यहीं पे, और कल जहाँ तक है कि आप लोगों की कल भी क्लास होगी इसी टाइम पे, और मैं कोशिश करूँगा कि अब आपका डिले ना होने पाए, ठीक है। और क्लास जो है वो आपकी चलती रहे, ठीक। तो